दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही आज की जनरेशन दो हिस्सों में बंट जाती है। आज हम उसी प्रकार के खास हिस्टोरिकल फिगर के बारे में चर्चा करेंगे और ये हिस्टोरिकल फिगर हैं गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों, ये गांधी कुछ के लिए बस नोट पर छपी एक तस्वीर हैं और कुछ के लिए सोशल मीडिया का सबसे फनी मीम, मुहावरे तक बन गए हैं, जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आजकल डिबेट में कोई कहता है गांधी ने देश तोड़ा, कोई कहता है उन्होंने पाकिस्तान को पैसे दिलाए, कोई कहता है भगत सिंह को मरने दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गांधी परफेक्ट थे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम गांधी को जानते भी हैं या नहीं। जिस गांधी को बड़े से बड़े देश के राष्ट्रपति अपना आदर्श मानते हैं, उनको आजकल की जनरेशन क्यों नहीं अपना पा रही है, क्यों नहीं जान पा रही है। चलिए दोस्तों, आज के गांधी से जुड़े कई मिथ्स की बात करते हैं। आज मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस एपिसोड में गांधी के कुछ एस्पेक्ट्स को ही कवर किया गया है। पूरे गांधी के लिए तो 10 एपिसोड्स भी कम पड़ सकते हैं। तो स्वागत है आपका दोस्तों आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में। मैं हूं विरत। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस मिथ पर कि क्या गांधी ने पार्टीशन करवाया या गांधी ने पार्टीशन का समर्थन किया था, अर्थात क्या वो पार्टीशन के समर्थक थे। दोस्तों, जितनी भी ऑथेंटिक किताबें और उस दौर की चिट्ठियां और घटनाएं हम पढ़ते हैं, सब यही बताती हैं कि गांधी जी कभी भी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। लेकिन सोशल मीडिया की 1 मिनट की रील्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको ये नहीं बताता। दोस्तों, गांधी का सपना था एक यूनाइटेड इंडिया जहां धर्म से ऊपर इंसानियत हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर गांधी नहीं चाहते थे तो बंटवारा हुआ कैसे। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल को कवि के रूप में जानते होंगे, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे। 1930 में उन्होंने सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश की बात उठाई थी। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति से लगभग दूर हो चुके थे, लेकिन इकबाल ने ही जिन्ना से कहा कि आपको मुसलमानों का नेतृत्व करना होगा। फिर धीरे धीरे मुस्लिम कट्टरपंथी इस मांग को आगे बढ़ाने लगे। 1933 में जब 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तब रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। शुरुआत में ये सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन समय के साथ ये आइडिया एक मूवमेंट बन गया। दोस्तों, अक्सर इतिहास को आधा अधूरा बताया जाता है और उस दौर में सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं थे जो अलग देश की बात कर रहे थे, बल्कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी कुछ इसी तरीके का विचार था। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अधिवेशन में वीर सावरकर ने साफ साफ कहा था कि भारत एक होमोजीनियस नेशन नहीं हो सकता। यहां 2 नेशंस होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और 1945 में उन्होंने ही इस बात को दोहराया कि इस 2 नेशन थ्योरी पर उनका जिन्ना से कोई मतभेद नहीं। अब कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ गांधी और कांग्रेस थे जो पार्टीशन प्रपोजल को सिरे से खारिज कर रहे थे, और दूसरी तरफ कम्युनल फोर्सेस थे जो इसे आगे बढ़ा रहे थे। और इसी बीच देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए। हालांकि 1946 के इलेक्शन ने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस को 923 सीट्स मिली, मुस्लिम लीग को 425 सीट्स। पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग का दबदबा साफ साफ दिखाई देने लगा था। इससे पाकिस्तान की मांग और ज्यादा तेज हो गई। सच कहें तो दोनों तरफ के कट्टरपंथी अब अलग अलग देश ही चाहते थे। अब गांधी का आखिरी प्रयास सुनिए। 5 अप्रैल 1947, ये वो डेट था जिस डेट को गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे यह कहने से बंटवारा रुक सकता है तो जिन्ना को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना दो। अब एक बार सोचिए, गांधी कितने महान थे। उस समय हर कोई सिर्फ यही सोच रहा था कि अलग देश में वो कौन सा पद संभालेगा, यानी जिन्ना को कौन सा पद मिलेगा। लेकिन गांधी तो गांधी थे। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी का प्रस्ताव था कि भले ही पीएम जिन्ना को बना दिया जाए, लेकिन देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट साजिब जिल्लानी बताते हैं कि गांधी के इस प्रस्ताव से भी जिन्ना को डर था। जिन्ना ये मानते थे कि नया हिंदुस्तान हिंदू मेजॉरिटी का होगा और अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो जल्द ही हटा दिए जाएंगे। उन्हें इनसिक्योरिटी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू मेजॉरिटी आने वाले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देगी और सत्ता फिर हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। उन्हें लगता था कि मुस्लिम्स की पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिर्फ अलग देश में ही पॉसिबल है, क्योंकि जिन्ना गांधी को भारत का नेता नहीं बल्कि हिंदुओं का नेता मानते थे और वो अपनी मांग पर इसीलिए अड़े भी रहे। वहीं माउंटबेटन ने कांग्रेस लीडरशिप को पार्टीशन के लिए मना लिया और गांधी को इसकी जानकारी बाद में दी गई। यानी माउंटबेटन भी जानते थे कि गांधी विभाजन की बात नहीं मानेंगे और इसलिए उनको इन सब से दूर रखना चाहिए। बहरहाल विभाजन हुआ, इंडिया की आजादी पार्टीशन के साथ आई, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन गांधी कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। जिस समय टॉप लीडर्स नेशनल और इंटरनेशनल मामलों में मशगूल थे और देश की आम जनता इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रही थी, उस समय गांधी किसी प्रकार की नेतागिरी या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की बजाय बंगाल चले गए, क्योंकि वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत शांत होगा तो मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा बिना पासपोर्ट के, क्योंकि वो भी मेरा ही देश है। खैर, गांधी पाकिस्तान जाते उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी उस समय भी पार्टीशन के समर्थक नहीं थे। दोस्तों, भारत का बंटवारा वैसे किसी एक इंसान की चाहत से नहीं है, बल्कि उस दौर की पॉलिटिक्स, फियर और कम्युनल प्रेशर के चलते हुआ, और इसमें गांधी जी का कोई योगदान नहीं है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, ये इंसानी फैसलों और उनकी कीमतों की कहानी होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा शालीनता बरतिए। आइए अब दोस्तों बात करते हैं एक दूसरे मुद्दे पर, और ये दूसरा मुद्दा है सोशल मीडिया पर अक्सर एक बात जो कॉन्फिडेंशियली बोली जाती है, गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन किया था उस पर। सच ये है कि गांधी ने आजादी के बाद कई उपवास किए, मगर एक भी उपवास पाकिस्तान को पैसा दिलाने के लिए नहीं था, और ये बात इमोशन नहीं, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स से साबित होती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि 1947 में पार्टीशन सिर्फ मैप पर लाइन खींचने का मामला नहीं था। ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, ट्रेजरी, रेलवेज, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यहां तक कि फाइल्स और इक्विपमेंट्स तक का डिवीजन हुआ था, और इसी प्रोसेस में तय हुआ था कि बड़ा देश होने के नाते इंडिया पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपीस देगा। ये कोई चैरिटी नहीं थी, ये उन एसेट्स की वैल्यू थी जो टेक्निकली पाकिस्तान के हिस्से में थे, लेकिन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इंडिया इस्तेमाल कर रहा था। यह एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट्स के बीच हुआ था और किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 20 करोड़ रुपए दे भी दिए, लेकिन तभी सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला कर दिया गया। अब सोचिए, जिस देश से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसे हालात बन रहे हों, उसे अगली इंस्टॉलमेंट देना पॉलिटिकली कितना मुश्किल रहा होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी इंस्टॉलमेंट रोक दी। यहीं से इस मुद्दे को पूरा ट्विस्ट करके पेश किया जाने लगा। उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। उनका मानना था कि एग्रीमेंट चाहे जिस भी हालात में हुआ हो, ऑनर किया जाना चाहिए। गांधी जी भी ब्रॉडली इसी सोच के थे। उनका बिलीव था कि रिवेंज बेस्ड पॉलिटिक्स से नेशन बिल्डिंग्स नहीं हो सकती। अगर कोई गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो उसे मॉरली पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी समझ रखनी चाहिए कि गांधी की मॉरल ओपिनियन थी, ना कि कोई हंगर स्ट्राइक की डिमांड। अब आते हैं उस फेमस फैक्ट पर जिसे आज 55 करोड़ रुपए से जोड़ दिया जाता है। सितंबर 1947 की बात है। गांधी जी दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त दिल्ली लिटरली बर्निंग था। वहां कम्युनल रायट्स, किलिंग्स, फियर और रिटेलिएशंस का माहौल बना हुआ था। गांधी जी का प्लान पंजाब जाने का था, लेकिन दिल्ली की कंडीशंस को देखकर उन्होंने वहीं रुकने का डिसीजन लिया। कई एफर्ट्स के बाद वायलेंस कंट्रोल नहीं आई, तब 12 जनवरी 1948 को 78 ईयर की उम्र में गांधी जी फास्ट पर बैठ गए। इस फास्ट का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। यह था दिल्ली में कम्युनल वायलेंस को रोकना। 12 जनवरी की प्रेयर मीटिंग, 13 जनवरी के स्पीचेस और बाद के स्टेटमेंट्स, कहीं भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की डिमांड का कोई मेंशन नहीं मिलता।
15 जनवरी को जब जर्नलिस्ट ने उनसे सीधे पूछा कि इस फास्ट की वजह क्या है, तब भी गांधी ने पैसे का जिक्र नहीं किया। जो कमेटी उनका फास्ट तोड़वाने के लिए बनी, उसके एश्योरेंस में भी पाकिस्तान को पैसा देने की कोई कंडीशन नहीं थी। उस समय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट्स में भी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। यानी ये क्लेम कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने के लिए अनशन किया, सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये केवल एक मिथ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाइनेंशियल इशू 1948 में ही खत्म नहीं हुआ था। 1953 में भी पाकिस्तान ने फिर से इंडिया से वही अमाउंट मांगा। तब जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जवाब दिया था कि पाकिस्तान के पास इंडिया की लगभग 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, पहले उसका सेटलमेंट हो जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है उसका तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ड्यूज बाकी है, जो क्लियर करो, फिर आगे की बात होगी। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप के लिए 4.5 लाख रुपए की फी भी पे की थी, उसका भी रिमाइंडर दिया गया था। सारे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से आगे कोई भी पेमेंट्स नहीं किया गया। तो बॉटम लाइन ये है कि गांधी का फास्ट पीस के लिए था, ह्यूमन लाइफ्स बचाने के लिए था, ना कि किसी कंट्री को पैसा दिलाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया को पीस या डॉक्यूमेंट से ज्यादा एक शार्प लाइन चाहिए होती है, जो एंगर पैदा करे और चाहे इसके लिए हिस्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करना पड़े। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आज जब हम भगत सिंह की शहादत की बात करते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो क्या भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था? और उससे जुड़ा दूसरा ज्यादा गंभीर सवाल कि क्या गांधी भगत सिंह को फांसी के लिए जिम्मेदार थे? यह सवाल भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। इसे समझने के लिए हमें उस समय के पूरे राजनीतिक माहौल में जाना पड़ेगा और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ भी कहने या कमेंट करने से पहले एक बार पूरी तरह से बात को ध्यान से सुनें। दोस्तों, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में उसका विरोध हुआ, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी विरोध के दौरान लाहौर में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसकी अगुवाई लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोटें लगीं और कुछ हफ्तों बाद लाला राय की मौत हो गई। मौत को रेवोल्यूशनरीज ने एक प्लान मर्डर माना। अब इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के मेंबर्स ने फैसला लिया कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को सजा दी जाएगी। प्लान के तहत भगत सिंह और राजगुरु को स्कॉट को मारना था, लेकिन मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से राजगुरु ने JP सॉन्डर्स, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, उसे गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह अंडरग्राउंड नहीं हो गए, बल्कि 1929 में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जानबूझकर लो इंटेंसिटी बॉम्ब फेंका। इसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान खींचना था, क्योंकि शायद सरकार उस समय बहरी हो चुकी थी। बॉम्ब फेंकने के बाद उन्होंने भागने के बजाय खुद अरेस्ट दिया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास दो बड़े चार्जेस थे। पहला, सॉन्डर्स की हत्या, जिसमें राजगुरु ने गोली चलाई थी और भगत सिंह अकम्प्लिस थे, और दूसरा असेंबली बॉम्बिंग, जिसे ब्रिटिश लॉ के तहत वॉर लाइक एक्टिविटी माना गया। अब सुखदेव सीधे हत्या में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो HSRA के की ऑर्गेनाइजर थे। प्लान बनाने, कोऑर्डिनेशन करने और लॉजिस्टिक्स में उनकी क्रूशियल रोल हुआ करती थी। ब्रिटिश लॉ के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना भी कैपिटल क्राइम था। ब्रिटिश सरकार इन तीनों को सिर्फ क्रिमिनल नहीं, बल्कि सिंबॉलिक थ्रेट मानती थी और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। यूथ इंस्पायर हो रहा था और ट्रायल एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुका था। इसी वजह से नॉर्मल कोर्ट की जगह स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था। नॉर्मल लीगल प्रोसेस को बाईपास किया गया, अपील के रास्ते सीमित कर दिए गए और ट्रायल को फास्ट ट्रैक किया गया। इस ट्रिब्यूनल के जरिए HSRA के मेंबर्स पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड कॉन्स्पिरेसी रची है, और इसी केस को कहा गया लाहौर षड्यंत्र केस। लेकिन अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इन सब में गांधी जी की एंट्री कैसे हुई। तो दोस्तों, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के दौरान मई 1930 में अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले तत्कालीन वायसराय को एक पत्र लिखा था और कहा था, लाहौर षड्यंत्र केस का स्पेशल ट्रिब्यूनल छुपा हुआ मार्शल लॉ है और ये गलत है।
इधर 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ सेंटेंस सुनाई जा चुकी थी और उनकी एक्सक्यूशंस के लिए तारीखें तय कर दी गई थी। 24 मार्च 1931 कोर्ट ट्रायल और लंबी हंगर स्ट्राइक की वजह से भगत सिंह युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हो चुके थे और उसी समय गांधी भारत के सबसे बड़े मास लीडर बन चुके थे। इसलिए लोगों को उनसे उम्मीद थी कि वे तुरंत कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उस समय ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड इरविन। गांधी जी को लॉर्ड इरविन से मिलना भी था। वजह थी नमक आंदोलन। दरअसल 1930 में गांधी जी ने जो साल्ट सत्याग्रह, जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था, वो सिर्फ साल्ट मूवमेंट नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को ओपन चैलेंज था। आंदोलन देश भर में फैल गया था। लाखों लोग गिरफ्तार हुए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा था। इसी दबाव के बीच उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को लगा कि कांग्रेस से बात किए बिना सॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच मीटिंग्स हुई। गांधी इन मीटिंग्स में किसी एक रेवोल्यूशनरी या किसी एक केस को नेगोशिएट करने नहीं गए थे। उनका मेन एजेंडा था कांग्रेस पर लगे बैन्स हटवाना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस दिलाना और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना। जनवरी 1931 में उन्होंने ये भी कहा कि फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे समझौते की शर्त बनाना सही नहीं हुआ। 11 फरवरी 1931 भगत सिंह की आखिरी कानूनी अपील खारिज हो गई। इसके बाद सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वायसराय सजा कम कर दे। बाद में 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन से मिले थे, लेकिन भगत सिंह के समर्थकों को झटका लगा क्योंकि गांधी ने इस एग्रीमेंट की कंडीशंस में एक्सक्यूशन रोकने की बात शामिल नहीं की थी। गांधी ने बाद में अपने अखबार यंग इंडिया में साफ लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी इस फैसले से सहमत नहीं थी और आजादी के लिए होने वाले एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट को किसी एक केस की कंडीशन पर नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मुद्दे पर वायसराय से अलग पर्सनल लेवल पर बात जरूर करेंगे। अब सवाल उठता है, गांधी ने इसे समझौते की शर्त क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर समझौता टूट जाता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अंग्रेज भगत सिंह को छोड़ देते। फिर फरवरी 1931 को गांधी ने लॉर्ड इरविन से निजी बातचीत में कहा कि इस मुद्दे पर उनकी ऑनगोइंग टॉक से सीधा रिलेशन नहीं है और इसका जिक्र करना शायद इनएप्रोप्रिएट भी लगे, लेकिन अगर सरकार करंट एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाना चाहती है तो भगत सिंह और उनके साथियों को एक्सक्यूशन रोकनी चाहिए। इस पर इरविन ने जवाब दिया कि कम्यूटेशन मुश्किल है, लेकिन पोस्टपोनमेंट पर हम विचार कर सकते हैं। यही बात इरविन ने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखी थी। गांधी डेथ पेनल्टी के खिलाफ थे। 7 मार्च 1931 को उन्होंने साफ साफ कहा कि वे किसी को भी फांसी देने के पक्ष में नहीं हैं, खासतौर पर भगत सिंह और उन जैसे बहादुर इंसान को। यह समझना जरूरी है कि उस समय सीधे सेंटेंस कैंसिल करना प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि भगत सिंह पर एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या का आरोप था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि अंग्रेज ऑफिसर्स की हत्या करके भी कोई बच सकता है। इसी वजह से गांधी ने पहले एक्सक्यूशन सस्पेंशन का रास्ता चुना कि भाई अगर एक बार सजा सस्पेंड हो जाए तो आगे कम या ख़त्म करने की बात भी की जा सकती है और साथ ही लीगल ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। फिर 29 अप्रैल 1931 को सी राजगोपालाचारी को लिखे गए लेटर में गांधी ने बताया कि ज्यूरिस्ट सतेज बहादुर सप्रू ने कन्विक्शन की लीगैलिटी को लेकर वायसराय से बात की थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। दूसरी तरफ गांधी के सामने एक बड़ी डिफिकल्टी ये भी थी कि खुद भगत सिंह और उनके साथी मर्सी पिटीशन देने को तैयार नहीं थे। गांधी चाहते थे कि वे एक एश्योरेंस दें कि आगे वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा, ताकि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बार्गेनिंग पॉइंट के तौर पर रखा जा सके। और इसी कोशिश में सैफ अली को लाहौर भेजा गया था, लेकिन उनकी भगत सिंह से मुलाकात ही नहीं हो सकी। सैफ अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रेवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से एक लेटर चाहते थे जिसमें वायलेंस अवॉइड करने की बात हो, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इसके बावजूद गांधी रुके नहीं। 18 फरवरी को उन्होंने फिर से कहा कि एक्सक्यूशन रोको। 19, 21, 22 मार्च को वायसराय से मिले। 26 मार्च से कराची कांग्रेस शुरू होनी थी, लेकिन न्यूज क्रॉनिकल के जर्नलिस्ट रॉबर्ट ब्रेनेस ने 21 मार्च 1931 को लिखा कि गांधी जानबूझकर कराची रवाना होने में देरी कर रहे थे।
ताकि वे भगत सिंह की सेंटेंस पर वायसराय से आखिरी बार बात कर सकें। 21 और 22 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई और 23 मार्च की सुबह गांधी ने इरविन को एक पर्सनल लेटर लिखा जिसमें पब्लिक ओपिनियन, इंटरनल पीस, पॉसिबल जुडिशियल एरर और यहां तक कि क्रिश्चियन कॉन्शियंस तक की दुहाई दी गई। लेकिन उसी शाम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अब यहां ध्यान दीजिए कि ओरिजिनल फांसी की डेट 24 थी, लेकिन गांधी के बार बार इरविन से मिलने और भगत सिंह को बचाने की बात से डर कर एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। दोस्तों, फांसी देने में जल्दीबाजी की एक और वजह भी थी। दरअसल पंजाब के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने धमकी दी थी कि अगर सजा माफ हुई तो हम सब रिजाइन कर देंगे। सरकार के रिपोर्ट्स ये मानते हैं कि अफसरों के मोरल के लिए फांसी जरूरी मानी जा रही थी। फ्री प्रेस टेलीग्राम ने लिखा कि इरविन खुद फांसी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दबाव में आ गए थे। और अब सबसे अनकंफर्टेबल सच, भगत सिंह ने खुद मर्सी नहीं मांगी थी। उन्होंने लिखा कि हम वॉर प्रिजनर्स हैं और हमारे साथ वैसा ही सलूक किया जाए, हमें गोली से मार दिया जाए। यानी वे शहीद होना चाहते थे, वो किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। 24 मार्च को जब गांधी कराची पहुंचे तो वहां भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी विरोधी स्लोगन्स लग रहे थे। गांधी ने मंच से साफ कहा कि किसी मर्डरर, थीफ या डकैत को सजा देना भी उनके धर्म के खिलाफ है और ये शक करने की कोई वजह नहीं है कि वो भगत सिंह को बचाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वायसराय को समझाने का हर पॉसिबल तरीका अपनाया और 23 मार्च के लेटर में पूरी आत्मा उड़ेल कर रख दी, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई। इन सभी लेटर्स, स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, अकाउंट्स और कॉन्टेम्पररी एविडेंसेस को जोड़कर देखें तो ये कहना कि गांधी ने कोशिश नहीं की थी एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, वे सक्सेसफुल नहीं हो सके, लेकिन ये फेल्योर ब्रिटिश पावर स्ट्रक्चर, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर और खुद क्रांतिकारियों के अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड का नतीजा था, ना कि गांधी की इंडिफरेंस या डिलिबरेट बेट्रेयल का। एक बात और, मैं आपको एक कसौटी बताता हूं। अगर कभी किसी व्यक्ति के इंटेंशन को जानना हो कि वो असलियत में क्या चाहता है, तो उसके एक्शन के लास्ट रिजल्ट को देखो। उसको फायदा हो रहा है या नुकसान? अगर फायदा हो रहा है या वो इंसान वही चाहता था जो हो रहा है, तो कुछ भी लच्छेदार बात करे तो आप समझ जाओ कि असलियत क्या है। अब यही कसौटी गांधी जी पर अप्लाई करके देख लीजिए। भगत सिंह की फांसी से गांधी को फायदा होता या नुकसान? अगर भगत सिंह बच जाते तो पूरे देश में एक साफ मैसेज जाता कि अहिंसा ने हिंसा को हरा दिया। गांधी की नैतिक और राजनीतिक जीत होती, युवाओं का झुकाव वायलेंट रेवोल्यूशन की तरफ कम होता। यानी सच्चाई ये है कि गांधी को भगत सिंह की मौत से कोई फायदा नहीं था, उल्टा नुकसान था। भगत सिंह की फांसी के बाद युवाओं में गुस्सा बढ़ा, अहिंसा पर सवाल उठे और क्रांतिकारियों का ग्लोरिफिकेशन हुआ। अब गांधी के हिंसा पर स्टैंड को समझना भी जरूरी है। ये सोच 1931 में अचानक पैदा नहीं हुई थी। 1909 में गांधी लिख चुके थे कि हत्या करने वाला खुद को देशभक्त समझता है, लेकिन हत्याएं देश का भला नहीं करती। सॉन्डर्स की हत्या को उन्होंने गलत कहा, लेकिन साथ ही साफ साफ बोला कि ये गलती इंसानों की नहीं, उस सिस्टम की है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको सोशल मीडिया में नहीं बताई जाती। सोशल मीडिया एक फॉल्स बाइनरी बनाता है। सोशल मीडिया सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह फ्रीडम स्ट्रगल को दो खेमों में बांट देता है। एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी रख देता है। हालांकि इतिहास में ऐसा कोई साफ डिवीजन था ही नहीं। ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिसर्चर्स जैसे बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा या ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से बताते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मल्टी लेयर था। यानी एक ही समय पर कई सारी चीजें चल रही थी, जैसे मास मूवमेंट्स जो कि कांग्रेस द्वारा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, वहीं रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड नेटवर्क्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स भी चल रही थी। लेकिन सोशल मीडिया यह आभास देता है कि गांधी ने रेवोल्यूशनरीज को रोक दिया, जबकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1920s और 30s में पीक पर थी। उसी समय गांधी मास मूवमेंट भी चला रहे थे। यानी दोनों धाराएं एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही थी, बल्कि एम्पायर पर अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स बना रही थी। इसके अलावा सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशनरीज को लगभग एक्शन मूवी का हीरोज बना दिया है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट काट दिए गए हैं। असलियत यह है कि एचएसआरए जैसे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के एक्टिव मेंबर्स की संख्या ज्यादा नहीं थी। उनके एक्शंस ब्रिटिश स्टेट को शॉक देते थे, डर पैदा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट्स को पूरी तरह कोलैप्स नहीं कर सकते थे। खुद भगत सिंह, लेनिन, मार्क्स और आयरिश रेवोल्यूशनरीज से इंप्रेस थे,
और अपनी राइटिंग्स में साफ साफ लिखते हैं कि रेवोल्यूशन मीन्स मास अवेकिंग्स, नॉट इंडिविजुअल टेररिज्म। लेकिन ये लाइन आपको टेलीग्राम रील्स में रेयरली ही दिखेगी, क्योंकि ये वायलेंसेस वर्सेस पीस वाली सिंपल कहानी को तोड़ देती है। आयरनी ये है कि भगत सिंह खुद मास पॉलिटिक्स को जरूरी मानते थे, फिर भी सोशल मीडिया उन्हें गांधी के एग्जैक्ट अपोजिट खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ गांधी को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो हर हाल में कॉम्प्रोमाइज करने वाले सॉफ्ट इंसान थे, जबकि फैक्ट्स बताते हैं कि वे कई मौकों पर बेहद कठोर भी थे, बस उनका हथियार हिंसा नहीं था। दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। इस मूवमेंट में डू और डाई के आह्वान के बाद ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अनुसार रेलवे, कम्युनिकेशन लाइंस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कई जगहों पर कोलैप्स हो गई थी। खुद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इसे एम्पायर के लिए मोस्ट डेंजरस चैलेंज कहा था। लेकिन रील्स में ये बताया नहीं जाता, क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिदम को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, इसलिए गांधी वर्सेस भगत सिंह जैसी परफेक्ट बाइनरी बनाई जाती है। हीरो वर्सेस एंटी हीरो, पीस वर्सेस वायलेंस का खेल खेला जाता है, जबकि सच ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल कोई बाइनरी नहीं था, बल्कि एक इकोसिस्टम था जहां रेवोल्यूशनरीज फियर पैदा कर रहे थे और गांधी ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ब्रिटिश एम्पायर दोनों से डरता था, बस अलग अलग वजहों से। सोशल मीडिया ये नहीं समझाता कि गांधी और रेवोल्यूशनरीज राइवल्स नहीं है, बल्कि एक ही लड़ाई के अलग टूल्स थे, अपनी अपनी लिमिट्स और स्ट्रेंथ्स के साथ। तो अब सवाल यह है कि गांधी को कैसे समझा जाए। दोस्तों, गांधी को समझना आसान नहीं है, खासतौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या रील्स से तो गांधी को बिल्कुल नहीं समझा सकता। जिस व्यक्ति पर दुनिया भर में पीएचडी हो रही हो, लाखों किताबें लिखी गई हों, और आप उसको एक रील से कैसे जज कर सकते हैं? दोस्तों, आपको गांधी को सिर्फ महात्मा के पोस्टर या नोटों पर छपी तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह पढ़ना चाहिए। जब हम ये मान लेते हैं कि गांधी से भी गलतियां हुई हैं, तो वे एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिससे सीखा जा सकता है। आज के 5G और सोशल मीडिया के ज़माने में बैठकर 1920s और 40s के दौर को जज करना भी सही नहीं है। उस समय का समाज, दुनिया की राजनीति और अंग्रेजों का दबाव बिल्कुल अलग था, और गांधी के फैसले उसी रियलिटी के अंदर लिखे गए थे या लिए गए थे। गांधी सामान्य इंसान नहीं थे, वे सिर्फ चरखा या भाषण नहीं थे, वे नेचर के साथ बैलेंस की सोच रखने वाले और झगड़ों को बिना हिंसा सुलझाने वाले दुनिया के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक हैं और रहेंगे। लेकिन आज की पीढ़ी पावर और इंस्टेंट जस्टिस के समर्थक है। उन्हें गांधी जी की अहिंसा कायरता लगती है। युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे कठिन रास्ता है। आज जेनजी का गुस्सा असल में गांधी से नहीं है, बल्कि उस अधूरे गांधी से है जो रील्स और पोस्ट्स में दिखाया जाता है। पूरे गांधी को जब आप जान जाएंगे तो आप गांधी से सहमत हो या ना हो, लेकिन गांधी से कम आपको नफरत तो नहीं होगी। लोग कहते हैं कि गांधी अब आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि हमने उनको अलग और गलत जगह ढूंढना शुरू कर दिया है। गांधी आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितना पहले थे। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि गांधी किसी 1 या 2 या 4 एपिसोड में कवर नहीं किया जा सकते, लेकिन अगर आपको गांधी के विचार और गांधी जी के बारे में और इन डेप्थ जानकारी चाहिए और इसी तरीके के कुछ दूसरे शख्सियत कार्यक्रम चाहिए, तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिएगा। मैं पूरे रिसर्च के साथ, पूरी रियलिटी के साथ उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं, तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा।
इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studiiq.com पर या डाउनलोड करें StudyIQ ऐप।